नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज के इस खास बातचीत में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने टूटे फूटे ऐतिहासिक ज्ञान के लिए अक्सर मशहूर निशिकांत दुबे का इस वक्त एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के अंदर उन्होंने राहुल गांधी की एक बात का जवाब दिया और कहा कि भैया आप जो पीएम मोदी की बात पर इतना हाय तौबा मचाए हुए हैं, आप देखिए कि आपकी दादी ने भी 1967 के अंदर जो है वो लोगों से अपील की थी कि आप लोग सोना ना खरीदें, और गोल्ड कंट्रोल कानून जो है वो भी आपकी दादी की सरकार के अंदर ही आया था। लेकिन इस बीच में निशिकांत दुबे एक भारी गलती कर गए, और वो गलती कौन सी है वो सब आपको सर बताएंगे। तो सर क्या कुछ कहेंगे, क्या गलती हुई है? जो द हिंदू का जो पोस्ट शेयर किया जा रहा है, जो क्लिप शेयर की जा रही है द हिंदू की, जो अखबार की कटिंग शेयर की जा रही है, द हिंदू ने अब खुद आगे आकर कह दिया है कि वो फर्जी है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि असल में उस दिन द हिंदू में क्या छपा था। असल में उस दिन द हिंदू का जो अखबार है वो अरब इजराइल वार पर बात कर रहा था और अरब इजराइल वार की डिटेल्स दे रहा था। देखिए, ये सच है कि इंदिरा गांधी ने गोल्ड ना खरीदने की अपील की थी, लेकिन इस सच को बताने के लिए जब फर्जी अखबार लगाना पड़ता है तो समझ में आता है कि इस सच के पीछे का जो सच है वो छुपाने की कितनी कोशिश की जा रही है। 1967 पे जरा चलिए आप। 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमने जबरदस्त जवाब दिया, और 1965 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ था। और इसी के समझौते के लिए ताशकंद में शास्त्री जी गए थे, जहां दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ हो जाती है। तो दो वार हो चुके थे। आजादी के अभी 20 साल पूरे हुए थे। दो युद्ध हो चुके थे जिस समय इंदिरा जी की यह अपील आती है। अब जरा ओरिजिनल वाला अखबार देखिए, उसको दिखा देते हैं हम। ओरिजिनल वाला अखबार आप देखेंगे तो उसमें अरब इजराइल वार की बात है, यानी 2 लड़ाइयां हम लड़ चुके थे, उसके बाद अरब इजराइल वार चल रहा था और इसके चलते हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स की कमी आई थी। तब इंदिरा जी ने अपील की थी कि सोना ना खरीदें। ये 1967 की बात है। 1967 के बाद 1971 में भी वार हुआ था। सोने वाली बात पर एक बात और बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने 326 ग्राम, जोड़ लीजिए 10 ग्राम का 1 तोला होता है, तो इस हिसाब से तकरीबन 32 तोला सोना जो है वो खुद दान किया था। आज 1,70,000 के आसपास सोना चल रहा है। 32 से उसका गुणा कर दीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि खुद कितने का सोना पहले उन्होंने दान किया था और उसके बाद जनता से अपील की थी सोने के लिए। तो ये तो थी इंदिरा जी। शास्त्री जी ने जब अपील की थी 1965 में कि एक टाइम खाना खाइए, तो अनाज का संकट आया हुआ था और सबसे पहले खुद उन्होंने एक टाइम खाना खाना शुरू किया था। तब जाकर शास्त्री जी ने अपील की थी। अभी अभी आजादी मिली थी, 15-20 साल हुए थे और कई संकट दुनिया में चल रहे थे। अब मोदी जी दावा करते हैं कि इतने ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई। मोदी जी दावा करते हैं सब चंगा सी। 23 मार्च को अभी मोदी जी के मंत्री हरदीप पुरी जी कहते हैं कि हमारे पास जो तेल आता है उसमें केवल 30% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, 70% दूसरी जगह से आता है। 70 दिन चुनाव चलता है युद्ध के बाद और वो खामोश रहते हैं। जब 70 दिन बीत जाता है तब ये अपील करते हैं। और ये अपील करनी क्यों पड़ी इसको भी समझिए। ये अपील इसलिए नहीं करनी पड़ी कि भारत में कोई दिक्कत है। यह अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में दिक्कत है। चाबहार पोर्ट बन रहा था। चाबहार पोर्ट में हमने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हुए हैं। नक्शा देखेंगे तो चाबहार पोर्ट अगर आज चालू होता तो चाबहार से मुंबई सीधे आयल आता और हमें कहीं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो आपने अमेरिका के दबाव में बंद कर दिया। अमेरिका के दबाव में आपने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। और आज की खबर है, आज ही की बात कर रहा हूं, आज की खबर है कि रशिया से हमारे लिए 16,000 टन LNG आ रहा था, लेकिन अमेरिका के डर से हमने मना कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे। आप सोचिए, घर में अनाज की कमी है और कोई अनाज लेकर आ रहा है कि भाई ये अनाज ले लो, और आप कह रहे हैं हम अनाज नहीं खरीदेंगे। फिर घर में सबसे कह रहे हैं तुम लोग भूखे रहो, मैं अकेला खाना खाऊंगा, क्योंकि मोदी जी की जहाज चल रही है, मोदी जी के कानवाय चल रहे हैं, मोदी जी की विदेशी घड़ियां अभी तक कहीं बेची नहीं गई हैं। तो रशिया से जो तेल आ रहा था, LNG जो आ रहा था, उसको आप रोक देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका से आप डरे हुए हो। तो प्रॉब्लम आपकी है। अमेरिका के डर से आपने पॉलिसीज बनाई, चाहे आपने ईरान से और रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, और इस जंग के पहले जाकर इजराइल में कह आए कि हम तो इजराइल के साथ हैं। असर यह हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका गैस और तेल नहीं आ रहा है। आज ही की एक और खबर है कि कतर से LPG का
एक पूरा का पूरा जो जहाज है वो पाकिस्तान में पहुंचा है, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान मेडिएट कर रहा है। और आप जाकर इजराइल में कह आए कि हम तो इजराइल के साथ हैं जंग के ठीक पहले। तो आपने जो हालत खराब की है देश की, उसके वजह से आज आपको करना पड़ता है। एक तरफ आप कह रहे हैं दुनिया की चौथी इकानमी है, इतने ट्रिलियन है, और दूसरी तरफ आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, रुपए की वैल्यू लगातार गिरती चली जा रही है। सर, जो कुछ चल रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमारी टीवी मीडिया जो है इस वक्त बता रही कि देखिए मोदी जी ने जो अपील की है उससे हमारे देश को किस तरीके से बचाया जा सकता है। इस बीच में मैं सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट जो है वो स्क्रॉल कर रही थी, उस बीच में एक पत्रकार हैं, देश के बड़े नामी ग्रामी पत्रकार हैं, तो वो ये कहते हैं कि भैया कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, मोदी जी ने आपसे अपील ही तो की है, क्यों आप लोग इतना हाय तौबा मचाए हुए हैं। बताइए, टीवी मीडिया के लोग ऐसे कह रहे हैं। टीवी मीडिया के लोग कहेंगे ही, अगर मोदी जी कल को कह दें दीवार से सर पीट लीजिए, तो टीवी मीडिया के लोग कहेंगे कि अगर आप दीवार से सर पीटेंगे तो आपका माथा ऊंचा हो जाएगा, माथा ऊंचा हो जाएगा तो आपकी किस्मत बेहतर हो जाएगी, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रह सकेंगे। देखिए, मोदी सरकार कुछ भी करे उसको बचाने के लिए टीवी मीडिया के लोग आ जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि मोदी जी ये कह क्यों रहे हैं अगर सब ठीक ठाक है। अगर कोई नियम नहीं बनाना है, अगर केवल अपील ही करनी है, तो इस अपील की ज़रूरत क्या है। और इस अपील के पीछे कितनी गंभीरता है कि आप कहते हो कि तेल बचाना है, और उसके 3 घंटे के बाद आपका कानवाय निकलता है बड़ोदरा में, अगले दिन सोमनाथ में आपका कानवाय निकलता है, और हवाई जहाज एयरफोर्स के जो जहाज हैं वो सोमनाथ मंदिर के ऊपर एयर शो करते हैं। क्या ये सब में पेट्रोल नहीं लगता। आज मध्य प्रदेश के अंदर कुछ लोगों का शपथ ग्रहण होना था, और 200 गाड़ियों का कानवाय दूर दूर में मध्य प्रदेश से पहुंच रहा है भोपाल। यानी सीधी सी बात है कि मोदी जी जो कह रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सीरियस नहीं है, तो फिर कोई और क्यों सीरियस होगा। नहीं सीरियस होते हैं, अच्छी बात है। देखिए, ये सब कुछ जो चल रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। इस बीच में शरद पवार जी का एक बयान सामने आया कि पीएम जी को जो है एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए देश की स्थिति को लेकर, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, एक तरह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी, और उस समय एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ये जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, इसमें सारे बड़े नेता पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, और भी विपक्ष के सारे महत्वपूर्ण नेता पहुंचे। जानती हैं, एक नेता वहां नहीं थे, बस देश के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान से वार जैसी स्थिति है, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, और नरेंद्र मोदी जी उसमें नहीं थे। तो नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को और बाकी सब राजनीति को कितना सीरियसली लेते हैं, यहां तक कि देश को कितना सीरियसली लेते हैं, ये पहले ही देश देख चुका है। शरद पवार जी कह रहे हैं उनकी नीयत अच्छी है कि अगर देश में संकट है तो सारी पार्टियों के सामने कम से कम बताइए तो कि संकट है। आप तो लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं है, आप तो लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने लोकसभा में इस पर चर्चा की मांग की थी, लोकसभा के बाहर खड़े होकर कहा था कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उससे भारत को दिक्कतें आएंगी, इस पर बात होनी चाहिए, कोई बात ही नहीं की गई। तो दरअसल एक तरफ आप ये मानने को ही तैयार नहीं है कोई संकट है। जब तक चुनाव चल रहा था आपके सारे नेता कह रहे थे कि भरपूर तेल है, भरपूर गैस है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप दुनिया भर में जाके कहते हैं सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी चीज़ से, किसी समस्या से निपटने के लिए पहली ज़रूरत यह है कि उस समस्या को मानो। आपका मान लीजिए आपके शरीर में फोड़ा हो गया है, और आप उस फोड़े को मानेंगे ही नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो मेरा नॉर्मल शरीर है, तो वो फोड़ा कभी ठीक नहीं होगा। तो संकट के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। पता नहीं कौन से आपसे संकट मोचक है, यहां बैठते हैं, न्यूयॉर्क में बैठते हैं, या तेल अबीब में बैठते हैं, किसी को नहीं पता है। अब एक तरफ तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो तो उठ ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज देश के अंदर एक बड़ी खबर सामने आती है कि नीट का पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है, और इस पर क्या कहेंगे सर। क्या कहा जाए, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। देश की कोई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षा नहीं बची है जहां पेपर लीक की शिकायत ना आई हो और वो रद्द ना हुआ हो। नीट रद्द हुआ, इसके पहले यूजीसी रद्द हुआ था, और भी परीक्षाएं लगातार रद्द हुई हैं। सीधी सी बात है कि मोदी सरकार में करप्शन उस लेवल पर बढ़ गया है कि कुछ भी सेफ नहीं है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, और वीडियो में अरुण शौरी जी, जो एक ज़माने में मंत्री हुआ करते थे और बड़े पत्रकार थे, वो बता रहे हैं कि 20-22 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हुए थे जब गुजरात के अंदर
तेल मिला है इसकी बात की गई थी और तेल की तलाश शुरू की गई थी कि तेल मिला है, और यह कहा गया था कि इतना तेल मिल जाएगा कि भारत को कहीं से तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। 20-22 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो गए और एक चम्मच तेल नहीं मिला। ये 20-22 हज़ार करोड़ रुपए कहाँ गए? अगर ये खबर फर्जी थी तो क्यों फैलाई गई? और फर्जी खबर के आधार पर 20-22 हज़ार करोड़ रुपए कहाँ डूब गए, ये किसी को नहीं पता है। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती, किसी और की सरकार होती, तो मीडिया चिल्ला रहा होता। मीडिया खामोश बैठा है। जहां बीजेपी का कोई मामला आएगा, मीडिया का काम सिर्फ और सिर्फ उसको बचाना है और जनता को बेवकूफ बनाना है। अब सर्राफ के मुंह में माइक डालकर मीडिया पूछ रहा है कि सोना खरीदने की अपील की है, उससे आप क्या कहते हैं? भैया, जिसका धंधा, जिसका जीवन सोना बेच के चलता है, इस अपील पर वो क्या कहेगा, आप अपने आप समझ लीजिए। लेकिन वहां से भी कहलवा लिया जाता है कि हम मोदी जी के साथ हैं। ऐसे ही ये नीट परीक्षा का मामला है। कितने ही छात्रों ने तैयारी की होगी, पूरी मेहनत के साथ एग्जाम दिया होगा, अब एग्जाम कैंसिल हो गया, दोबारा होगा, दोबारा वो सारा प्रोसेस होगा और दोबारा पेपर लीक नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक लाइन में कहूँ तो जो सरकार एक एग्जाम ढंग से नहीं कर पा रही है, वो सरकार देश क्या चलाएगी, वो सरकार इकॉनमी क्या चलाएगी और वो सरकार बाकी सारी चीज़ें क्या चलाएगी? युवाओं की तो समझ लीजिए ये दुश्मन सरकार है। आप मंदिर मस्जिद करते रहिए, मस्जिद के सामने जाकर नारे लगाते रहिए, वहाँ तक सब ठीक है। कांवड़ निकालिए, वहाँ तक सब ठीक है। लेकिन अगर आप शिक्षा मांगेंगे, अगर आप रोजगार मांगेंगे, तो ये सरकार सुनने वाले नहीं है। लाठियाँ आपको पड़ेंगी। कल बिहार के एक मंत्री हैं, उनका ट्वीट वायरल हो रहा था, हालांकि गलत तरीके से वायरल हो रहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, बोलने की समस्या थी, एजिटेशन था, लोगों ने एजुकेशन सुना, लेकिन कह यही रहे थे कि सड़क पर आकर लड़कियों को प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है, मोदी जी हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं। मतलब आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं और परीक्षा देंगे, परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट में मामला जाएगा, बरसों लटका रहेगा। सब जानते हैं किस तरह से नौकरियां दी जा रही हैं। सर, अब जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपील की है, उसके बाद देश के लोगों को भी क्या तैयार रहना चाहिए आने वाली स्थितियों के लिए? हाँ, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। दरअसल ये जो अपील थी वो आपको मेंटली तैयार करने के लिए थी कि आगे मुश्किल वक्त आने वाला है। तो हो सकता है राशनिंग वगैरह की खबर आए, खासतौर पे पेट्रोल डीजल में हो सकता है राशनिंग हो, एक गाड़ी में इतना ही पेट्रोल दिया जाएगा, डीजल दिया जाएगा, हो सकता है कीमतें बढ़ा दी जाएं। क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है जैसा दावा किया जा रहा था। और कितना भी फेक न्यूज़ चला लें, 70 में क्या हुआ, 60 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, वो कितना भी कर लें, 2026 में क्या होना है उस पर इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई दिशा है। इसलिए भुगतना तो आम जनता को ही है। मोदी जी के कानवाय के लिए पेट्रोल की कमी कभी नहीं होगी, मोदी जी के जहाज के लिए कभी कमी नहीं होगी ऑयल की, लेकिन हमारे आपके लिए तो हो सकती है कमी। तैयार रहिए, सावधान रहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, पैनिक बाइंग मत करिए। एक बार अगर एक गाड़ी में आप 20 लीटर पेट्रोल भरा भी लेंगे तो कितने दिन चलेगी, लेकिन पैनिक बाइंग करेंगे तो बहुत बुरी कंडीशन होगी, किसी का फ़ायदा उसमें नहीं होता है, ज़बरदस्ती लंबी लंबी भीड़ लगती है। इसलिए पैनिक बाइंग के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, थोड़ा सावधान ज़रूर रहिए। तो बहरहाल आज की चर्चा आप लोगों को कैसी लगी, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और जो आगे की चर्चाएं हैं उस पर आप किस विषय पर चर्चा चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते कई सवाल आए हैं, कल से हम सवालों के जवाब देना भी शुरू करेंगे। आपके पास भी मेरे लिए कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। धन्यवाद।